हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कार्ट में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का चैप्टर नंबर 1 ईंटें, मनके और अस्थियां, इसका भाग 11 पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। अब ये होता क्या है, तो हमारे जो इतिहासकार हैं वो जब खुदाई करते हैं या जब वो उत्खनन करते हैं तो जो सामग्री निकलती है उसको वो एक साथ तो हर जगह निकलती नहीं है, उसको जोड़ जोड़ कर और एक क्रम में वो कैसे व्यवस्थित करते हैं, अनुमान लगा लगा के उसको हम सीखेंगे। और उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, मान लीजिए कि इतिहासकारों ने जैसे कृषि के बारे में उन्होंने किया कि यहाँ अर्धशुष्क जलवायु थी, मतलब कृषि होती होगी, दूसरी चीज़ से जोड़ दिया। ऐसे ही फिर कहीं जलाशय मिले तो मतलब सिंचाई के साधन मिल रहे। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जिनको इतिहासकार एक दूसरे से जोड़ते हैं, तब जाके कहीं उसको पूरा करते हैं और उससे एक इतिहास का निर्माण होता है। लेकिन इसमें भी बहुत प्रकार की समस्याएं आती हैं, बहुत प्रकार की बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं उनके लिए। और वो समस्याएं क्या क्या हैं वो आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो है कि जो वो वस्तुएं जो निकलती हैं वो या मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। मान लीजिए कोई वस्तु, अब हमें तो पता नहीं इस टाइम क्या चलता था, क्या होता था, तो मान लीजिए कोई वस्तु मृदभांड है, औजार है या घरेलू कोई सामान है और पता चला हम उसे कुछ और समझ बैठे, हम उसे धार्मिक महत्व की वस्तु समझ बैठे या हम उसे कुछ और समझ बैठे, तो ऐसे में भी क्या होती है, परेशानियां होती हैं। और दूसरा क्या है, कपड़ा, चमड़ा, सरकंडे। अब जैसे ये कपड़ा और चमड़ा, ये ऐसी वस्तुएं हैं कि जो क्या हो जाती हैं, जैविक पदार्थ, ये जैविक पदार्थ है तो ये सड़ जाते हैं मिट्टी में। अब हमें कपड़ा नहीं मिलेगा तो हम ये अनुमान भी नहीं लगा पाएंगे कि उससे क्या कहते कि वहाँ पर वो होती थी, वहाँ पर कपड़े का प्रयोग किया जाता था या वस्त्र किस प्रकार के पहने जाते थे। लेकिन कपड़ा एक ऐसी वस्तु है जो सड़ी जाएगी, इतने वर्षों से जो मिट्टी में दबेगी, जैविक पदार्थ बन जाएगी और ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी समस्या आती है कि कुछ चीज़ें सड़ जाती हैं और वो हमें नहीं मिल पाती हैं। इसके बाद केवल टूटी व अनुपयोगी वस्तुएं ही फेंकी जाती हैं। अब हमें वो वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो फेंकी गई थीं, हमें ज़्यादातर वो वस्तुएं प्राप्त होती हैं जो फेंकी गई थीं। और फेंकी गई वस्तुएं तो ऐसी होती हैं जो ख़राब होती हैं या टूटी होती हैं। हम भी आज वही सामान फेंकेंगे जो ख़राब होगा या टूटा होगा। तो जो इतिहासकारों को सामान मिलता है वो ख़राब होता है, टूटा होता है, और उन्हीं से उनको उस टाइम की जानकारी निकालनी पड़ती है, तो इसमें बहुत परेशानियां आती हैं। और इसके अलावा जो बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, जो उपयोगी और जो बहुत बहुमूल्य वस्तुएं होती हैं, वो खो जाती हैं। इस वजह से क्या होता है, इतिहासकारों को बहुत सारी और समस्याएं आती हैं और बहुत सारी परेशानियां आती हैं। अब हमारी जो दूसरी समस्या है वो है खोजों का वर्गीकरण। मतलब इतिहासकार जब उत्खनन करते हैं तो उन्हें दूसरी जो समस्या आती है वो होती है खोजों का वर्गीकरण, कि जो सामग्री मिली उसका वर्गीकरण कैसे करें, कैसे बताएं कि वो सामग्री क्या है। तो इसके लिए दो सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है। जो सबसे पहला सिद्धांत है उसमें आते हैं पत्थर, मिट्टी, धातु, अस्थि और हाथी के दांत। तो अब क्या है, इन चीज़ों को, जो पहला सिद्धांत है, ये चीज़ों को पहचानने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ें तो हर जगह सेम ही होती हैं। अब जैसे पत्थर है तो पत्थर को क्या पहचानना पड़ेगा, पत्थर तो पत्थर ही होता है। मिट्टी है, मिट्टी भी हर जगह एक सी होती है, मिट्टी को क्या पहचानना। धातुएं भी वही होती हैं, अस्थियां भी वही होती हैं और हाथी के दांत भी वैसे ही पाए जाएंगे, हड्डी जैसे। तो क्या है, जो पहला सिद्धांत है उसमें समस्या नहीं आती है। पहले सिद्धांत में उन वस्तुओं को रखा है जो इनको ज़्यादा पहचानने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो दूसरा सिद्धांत है, अब जो दूसरे सिद्धांत का प्रयोग उस वस्तु के लिए करते हैं जो इनमें से नहीं होती है, इनके अतिरिक्त जो वस्तुएं होती हैं, तो उनको कैसे पहचानते हैं, उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर। मतलब उनका किस प्रकार से उपयोग किया जाता था।
किस चीज़ में उसका उपयोग किया जाता था, उस आधार पर क्या किया जाता है, इनको पहचाना जाता है। लेकिन इसमें भी समस्याएं आती हैं। अब क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कोई वस्तु होती है उसके एक से अधिक भी प्रयोग हो सकते हैं, या कोई वस्तु अपन को लग किसी और प्रयोग के लिए हो सकता है वो कोई और प्रयोग की हो। जैसे कोई वस्तु औजार भी हो सकती है, आभूषण भी हो सकती है, या औजार और आभूषण दोनों भी हो सकती है। कोई वस्तु केवल औजार हो सकती है, केवल आभूषण हो सकती है, और औजार और आभूषण दोनों भी हो सकती है। और हो सकता है कि दोनों में से कुछ भी ना हो, तो क्या हो, अनुष्ठानिक प्रयोग की वस्तु हो। अब मान लो कोई वस्तु मिली, तो लग रहा है कि आभूषण है, हो सकता है कि औजार हो वो, और लग रहा है औजार है, हो सकता है आभूषण है, और हो सकता है दोनों ही हो, उसका प्रयोग दोनों में ही किया जाता हो, और हो सकता है कोई ऐसी वस्तु हो जिसका प्रयोग अनुष्ठानिक प्रयोगों में किया जाता हो। तो इसमें समस्याएं आती हैं। लेकिन फिर जो उपयोगिता के आधार पर का हमारा जो सिद्धांत अब तय कैसे किया जाता है, जो समस्याएं तो आ गई कि कोई वस्तु ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब फिर इतिहासकार कैसे तय करते हैं कि वो वस्तु ये है या ये है या ये है, तो उसके लिए भी दो तरह से तय करते हैं। जो पहला प्रकार है वो पुरावस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर आज से तुलना करके। अब उनकी उपयोगिता क्या है और उसकी तुलना आज से करते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं कि वर्तमान से भूतकाल की ओर चलते हैं, क्योंकि अब हम जैसे आज मान लीजिए कोई वस्तु मिलती है, मान लीजिए ऐसा मार्कर डला मिला, इस टाइप से थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि उस टाइम और वैसा चलता हो, मतलब अभी नहीं, जैसे मान लो बाद में अभी कुछ ही वर्षों पहले की खुदाई और मान लो ये मार्कर डला मिला, खैर डला तो नहीं मिलेगा क्योंकि उस टाइम इनका प्रचलन नहीं था, लेकिन मान लो ये डला मिला, तो हम क्या कहेंगे, हम आज की वस्तु से देखेंगे कि अरे हमारे यहाँ ऐसे मार्कर का प्रयोग होता है, तो हो सकता है उनका भी प्रयोग इसको ये मार्कर के रूप में किया जाता हो। या कोई भी ऐसी वस्तु मिली जो आज की चीज़ों से मिलती जुलती है, तो हम उसका प्रयोग उसी के आधार पर करेंगे। तो क्या है, पुरावस्तुओं की उपयोगिता के आधार पर आज से तुलना करते हैं, उनका उपयोग किस चीज़ में किया जाता है उसकी तुलना वो किससे करते हैं, आज से करते हैं। मतलब जो वर्तमान की तुलना है वो भूतकाल से करते हैं, भूतकाल की तुलना वर्तमान से करते हैं। अब इसमें कौन कौन सी वस्तुएं होती हैं जिनकी आज से तुलना हो सकती है, जैसे मन की। अब मनकों की तुलना कर लेते हैं वो, जैसे कि चक्कियाँ, उपयोग की वस्तुएं जो उपयोग में आती थी। अब चक्कियाँ हैं, चक्कियाँ हमारे यहाँ पाई गई, तो हमारे यहाँ जैसे गांव में सिल होती है वैसे ही चक्कियाँ पाई गई हैं उधर, तो हमने अनुमान लगाया कि ये चक्कियाँ हमारे गांव में पाई जाती हैं, तो हो सकता है उनका प्रयोग वहाँ मसाला पीसने या पीसने के कार्यों में किया जाता हो। तो चक्कियाँ ऐसे, मतलब ऐसे वो पता लगाते हैं आज से तुलना करके। अब पत्थर के फलक या बाँट, अब बाँट का प्रयोग हम आज तौलने के लिए करते हैं, तो वहाँ चौक और बाँट मिले उसी टाइप की, तो हमने सोचा कि उनका प्रयोग काय में किया जाता होगा, तौलने में। तो कुछ वस्तुओं का प्रयोग तो उपयोगिता के आधार पर कर लेते हैं और आज से तुलना करके, लेकिन हर वस्तु का प्रयोग तो आज से तुलना करके नहीं किया जाता। फिर क्या करते हैं, तो फिर करते हैं, पहले तो उपयोगिता देख ली उसकी, अब हमें लग रहा है कि वो वस्तु 2 या 3 में से है। जैसे मान लो हमें लग रहा है औजार भी है, आभूषण भी है, मान लो हमें लग रहा है औजार भी हो सकती है और आभूषण भी हो सकती है। अब इसका निर्णय कैसे होगा, तो अब इसका निर्णय होगा कि भाई कहाँ पाई गई है, किस स्थान पर मिली है वह वस्तु। तो घर में मिली है, नाले में मिली है, कब्र में मिली है या मिट्टी में मिली है। अब जैसे कि मान लो अब हमें कन्फ्यूज़न हो रही है कि औजार है या आभूषण है। अब वो फिर अपन देखेंगे कि वो मिला कहाँ है। मान लो एक शव डला है और शव लेटा है, मतलब सबकी हड्डियाँ ही बची होंगी, अब मांस वगैरह तो बचा नहीं होगा, तो जो उंगली की हड्डियाँ होंगी उसमें डला है एक छल्ला टाइप, तो हम क्या कहेंगे, वो अंगूठी है। तो क्या हो गया, वो आभूषण हो गया। तो इस प्रकार से वो वस्तु है कहाँ, घर में है या नाले में है या कब्र में है या मिट्टी में है, उस आधार पर हम तय करते हैं कि वो वस्तु का उपयोग क्या होगा। घर में वस्तु होगी तो हो सकता है घरेलू उपयोग की हो, और अब नाले में होगी तो साफ सफाई की होगी, कब्र में होगी तो हमने बताया आभूषण मृदवान जो वो रखते थे वो होंगे, और मिट्टी में होगी तो कोई चीज़ गाड़ दी होगी या कोई ऐसी चीज़ होगी जिसका हम उसी टाइप से अनुमान लगा सकते हैं। अब इनका पहनावा, अब कभी कभी क्या होना पड़ता है, इतिहासकारों को प्रत्यक्ष की जगह अप्रत्यक्ष चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है। जैसे कुछ हड़प्पा स्थलों पर कपास के टुकड़े मिले, कपास के,
तो इससे उन्होंने पहनावे का नहीं लगा सकते अंदाज़ा कि वो पहनावे में क्या प्रयोग करते थे या पहनावा था भी उनका या नहीं था। लेकिन फिर अब अप्रत्यक्ष साधनों से उनको पता लगाना पड़ता है। जैसे वहाँ पे जो मूर्तियाँ पाई गई, अब जो मूर्तियों पे जो चित्रण है उसमें जो देवियाँ हैं या कोई जो महिलाएं हैं वो कपड़े पहने हुए, सारी मूर्तियों में दिखाते हैं कपड़े पहने हुए, वैसे ही कपड़े पहने हुए, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि हाँ शायद यहाँ पर पहनावे का भी प्रचलन था। अब तीसरी जो समस्या है वो है व्याख्या की समस्याएं। मतलब जो इतिहासकार हैं वो किन्हीं वस्तुओं की व्याख्या कैसे करते हैं, और उसमें जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती है। व्याख्याओं की सबसे बड़ी समस्या धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण में आती है। ठीक है, अब धार्मिक जीवन, अब वहाँ के धार्मिक जीवन के भी कुछ चिन्ह मिले हैं या कुछ साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं। तो हम देखते हैं, तो सबसे पहले तो क्या है, वहाँ पर आभूषणों से लदी जो एक देवी टाइप की मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें मातृ देवी कहा गया है, और वो थोड़ी मोड़ी नहीं, कई विशाल संख्या में मिली हैं, अधिक संख्या में मिली हैं, तो उन्हें क्या कहा गया है, मातृ देवी कहा गया है कि वहाँ के जो लोगों की ये क्या होंगी, स्थानीय देवी होंगी, और ये उनकी क्या करते होंगे, पूजा करते होंगे या इन्हें मानते होंगे। ठीक है, तो पहला ये धार्मिक जीवन का हमें चिन्ह मिल चुका है। अब जो दूसरा है वो एक पुरुष मिला है मानवीकृत मुद्रा में। मानवीकृत मुद्रा मतलब मानव जैसी मुद्रा में, और एक हाथ घुटने पर रखकर एक हाथ घुटने पर रखकर बैठा है। जैसे राजा नहीं बैठते, राजा या बड़े बड़े ऐसे लोग जो ऊंचे स्थान पर होते हैं वो एक हाथ घुटने पर रखकर जैसे सिंहासन पर बैठते हैं, तो वैसे ही जो पुरुष मिला है उसका क्या है कि जो एक हाथ घुटने पर रखकर वो कहाँ बैठा है वो। अब उसे क्या कहा गया है, उसे पुरोहित या राजा की संज्ञा दी गई है। उसे कहा गया है कि शायद ये पुरोहित या राजा होगा क्योंकि वो उस तरीके से बैठा है, इसलिए। अब तीसरा क्या है, हमें जो कालीबंगन है और लोथल, कालीबंगन हमारा राजस्थान और लोथल हमारा गुजरात, इन दोनों ही जगहों से वेदियाँ प्राप्त हुई हैं। वेदियाँ जिनमें हम हवन करते हैं, हमारे धार्मिक अनुष्ठानों में जो प्रयोग में लाई जाती हैं, वही वेदियाँ यहाँ पर मिली हैं। कालीबंगन और लोथल से वेदियाँ मिली हैं, और जो सार्वजनिक स्नानागार मिला है उसको भी मानते हैं कि शायद ये अनुष्ठानिक प्रयोगों में इसका प्रयोग किया जाता होगा। इसके अतिरिक्त एक अब जो मोहर है, मोहर से भी हमें क्या पता चलता है, इनके धार्मिक जीवन के बारे में पता चलता है। जैसे मोहर पर अनुष्ठानिक चित्र, कुछ मोहर पर क्या मिले हैं, अनुष्ठानिक चित्र मिले हैं, तो लगता है कि वहाँ पर अनुष्ठानिक कार्य होते होंगे। इसके अतिरिक्त मोहरों पर क्या है कि पेड़ों के चित्र मिले हैं, तो पेड़ से लगता है कि शायद कई कई जगहों पर प्रकृति पूजा होती है या पेड़ों की भी पूजा की जाती है। आजकल हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ भी पीपल जैसे पेड़ की और भी कई ऐसे वृक्ष हैं, तुलसी की, ऐसे वृक्षों की पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पेड़ों के भी चिन्ह मिले हैं, तो हो सकता है कि वहाँ पर प्रकृति पूजा या पेड़ों की पूजा की जाती हो। और अगला क्या है, जानवरों के चित्र तो हमें मिले ही है। जो हमारी मोहरें हैं जिस पर मुख्यतः बोलते हैं एक शिंगी जो सांड का चित्र मिला है हमें, तो और उसका चित्र हम अपनी मोहर में देख भी सकते हैं। तो जो एक सिंगी सांड था वो एक काल्पनिक दिखाई देता है, क्योंकि ऐसा बहुत कम पाया जाता है, तो सोचते हैं कि उनका कोई देवता के रूप में होगा, हो सकता है कि उसका प्रयोग भी होता होगा। इसके अलावा जो मोहर है, मोहर पर एक योगी, आद्य शिव, एक योगी का चित्र मिला है। वो योगी मतलब पद्मासन में बैठा है ध्यान की मुद्रा में, और उसे आद्य शिव कहा गया है, मतलब उसे शिव का रूप बताया गया है। उसका चित्र हम बुक में देख सकते हैं, और जो हमारी मातृ देवी है उसकी भी मूर्ति का चित्र हम बुक में देख सकते हैं। तो जो हमारा जो योगी हैं उनको क्या काय की संज्ञा दी गई है, आद्य शिव की संज्ञा दी गई है। और इसके अतिरिक्त पत्थर के शंखाकार वस्तुएं भी मिली हैं, जो विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं उनकी ऐसी शंकुआकार वस्तुएं मिली हैं, और उनको क्या कहा गया है, लिंग कहा गया है। जैसे हमारा शिवलिंग होता है ऐसे ही वो हमारे जो भोलेनाथ हैं या हमारे जो शिव जी हैं उनकी पूजा लिंग के रूप में की जाती है, शिवलिंग के रूप में। तो वहाँ छोटी छोटी लिंग भी मिली हैं, तो हमने शायद ये अनुमान
लगाते हैं कि शायद उनका प्रयोग जो उनके देवता थे या जिनकी ये जो आद्य शिव थे उनके रूप के रूप में, लिंग के रूप में उनकी पूजा की जाती होगी। लेकिन एक और अनुमान लगाया जाता है कि जो लिंग मिली है वो मोहरों के समान है। कैसी मोहर है? आजकल हम जो खेलते हैं ना, जैसे कि हम लूडो वगैरह खेलते हैं, उसमें जो गोटियां होती हैं वैसे ही पाई गई हैं। तो हम अनुमान लगाते हैं कि शायद इनका प्रयोग कोई खेलों में भी किया जाता हो। इसके अलावा अब ये बात है, तो हमने इतना सारा आज जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो लगभग इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है पूरा। तो आज हमने पूरे चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, उनका धार्मिक जीवन, उनका सामाजिक जीवन, उनका आर्थिक जीवन, और यहाँ उनके यहाँ राजा थे या नहीं थे, उनकी जो भवन निर्माण प्रणाली थी, उनकी जो जल निकास प्रणाली थी, उनकी जो स्नानागार पाए गए, या उनकी जो माप तौल प्रणाली थी, ऐसी विभिन्न प्रकार की चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। लेकिन अभी भी इतिहासकारों के मन में, और इनका इतिहासकारों ने अनुमान लगा लिया है या ये चीज़ें साफ हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी प्रश्न हैं या कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी भी संदिग्ध इतिहासकारों को बना हुआ है। तो वो मुद्दे कौन से हैं? जैसे कि हमारी जो स्नानागार है वो क्या अनुष्ठानिक संस्था थी? ये प्रश्न एक है। उसके अलावा हमारी जो शिल्पकार के कार्य है वो महिलाएं भी करती थी या केवल पुरुष ही करते थे, या महिलाएं केवल रंगने का कार्य करती थी? इसके अलावा जो हड़प्पाई हमारे कब्रिस्तान है उनमें जो असमानता पाई गई है वो इतनी कम क्यों पाई गई है? एक साक्षरता का भी प्रश्न बना हुआ है कि कितनी व्यापक थी या कितनी साक्षरता वहाँ पर थी। तो इसका भी एक प्रश्न बना हुआ है। तो आशा है आपको आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज का टॉपिक ही क्या, ये पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हमारा ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।